बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर रागले। मैं हूं आतिफ वक्कास और आज हम MDCAT प्रैक्टिस टेस्ट के फ़िज़िक्स पोर्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये टेस्ट मैंने MDCAT के मौजूदा सिलेबस को देखते हुए ख़ास तौर पे ये टेस्ट बनाया है। इस टेस्ट के अंदर तकरीबन 40 टोटल क्वेश्चंस हैं और उसमें स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हर लेवल के क्वेश्चंस होंगे। जाहिर है जब आपका टेस्ट होता है तो उसमें मुश्किल क्वेश्चंस भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस होती है। फिर इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो जैसे फ़ौरन ही 1 क्लिक में हो जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो इंटरमीडिएट होते हैं, तो और तरह के क्वेश्चंस हमने इसमें रखे हैं। इसमें MDCAT के पूरे सिलेबस को कवर किया गया है और जिस चैप्टर से जितने क्वेश्चन MDCAT के एक्चुअल टेस्ट में आते हैं उसी के मुताबिक हमने इसमें भी क्वेश्चन डाले हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग इज़ अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस गो टू इट। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज़ फ्रॉम मोशन फोर्स एंड मोशंस एंड क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल के मुतालिक। फॉर अ प्रोजेक्टाइल हैविंग रेंज ट्वाइस द मैक्सिमम हाइट of the flight, the length of the trajectory is। एक प्रोजेक्टाइल है क्वेश्चन नंबर 1 में और उस प्रोजेक्टाइल के मुताबिक इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि उसकी रेंज जो है उसकी हाइट का डबल है। जाहिर है आप जानते हैं प्रोजेक्टाइल में एक मैक्सिमम हाइट होती है, तो अगर उसकी रेंज उसके हाइट के मैक्सिमम है तो अगर हम ये सिचुएशन यहाँ पे बना लें, ये फॉर एग्जांपल रेंज है और इसके 2 हिस्से बना लें और इस जितनी एक लेंथ यहाँ पर ड्रा करें तो इससे एक सर्कल का आधा हिस्सा बनेगा, इट इज हाफ सर्कल। एंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस प्रोजेक्टाइल की ट्रिजेक्ट्री के मुतालिक पूछा गया है कि इसकी ट्रिजेक्ट्री क्या होगी। तो अगर इस डायग्राम को देखें तो ये रेंज है और ये हाइट है, तो आप देख सकते हैं कि अगर इसको मैं एक सर्कल मानूं या एक सर्कल का हाफ कंसीडर करें तो उसका रेडियस h है और अगर ये कंप्लीट सर्कल होता तो उसकी लेंथ होती 2πr, लेकिन चूंकि ये हाफ सर्कल है इसलिए इसकी लेंथ होगी पाई स्मॉल r आई मीन रेडियस। सो रेडियस इज h एंड इट्स डायमीटर इज कैपिटल R, रेंज उसका डायमीटर है, हाइट उसकी जो है उसका रेडियस है, इसलिए रेडियस की जगह मैं h पुट करूंगा। दैट इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1। इसमें ऑप्शन सी जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट एज लॉन्ग एज द डैश इज कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन के मुतालिक आप जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है कि समेशन ऑफ फोर्सेस जो है वो 0 होगा। तो अगर फोर्सेस का सम 0 है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, मींस वेलोसिटी एंड मोमेंटम कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में कहा गया है कि क्या उसका फोर्स कांस्टेंट रहेगा, ऑप्शन बी में कहता है उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी और ऑप्शन सी में कहता है कि बोथ ए एंड बी कांस्टेंट यानी ट्रू है एंड ऑप्शन डी इज नन। सो आई विल ऑप्ट ऑप्शन डी, दैट इज दूसरे के लिए मैं ऑप्शन डी को चूज करूंगा बिकॉज इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगर फोर्स कांस्टेंट है फिर भी एक्सेलरेशन होती है और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है फिर भी मोमेंटम के अंदर चेंज आता है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 के अ ब्लॉक स्लाइड्स डाउन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, the acceleration of the body is। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में अगर मैं डायग्राम बनाऊं, सिचुएशन ये है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है और इसके ऊपर कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है जो कि नीचे स्लाइड हो रहा है। अब इस ब्लॉक की जो एक्सेलरेशन है वो पूछी गई। अब जाहिर है इस ब्लॉक के अंदर एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से होगी, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के मुतालिक तो आप जानते हैं कि वो डाउनवर्ड होती है टुवर्ड्स द
टुवर्ड्स द ग्राउंड होती है। इसलिए अब हम उस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। एक कंपोनेंट जो है along the नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन होगा और एक कंपोनेंट along द इंक्लाइंड प्लेन होगा। तो अगर हम इस एंगल को कंसीडर करें जो कि बिल्कुल इस एंगल के इक्वल होगा, दैट वुड बी 30 डिग्री, और इन दो वेक्टर्स को देखें तो ये जो वेक्टर है दैट वुड बी a sin थीटा एंड दिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वुड बी g cos थीटा। बट चूंकि उसने नीचे स्लाइड होने की एक्सेलरेशन मांगी है तो इसको हम g sin थीटा से सॉल्व करेंगे। g sin थीटा, g इज आप जानते हैं आंसर में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, तो इसलिए मैं इसको 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहा हूँ। और साइन ऑफ 30 डिग्री वो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह बग़ैर कैलकुलेटर के हम बता सकते हैं कि साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, कास 30 की वैल्यू, मुख्तलिफ साइन और कास की वैल्यूज़ के मुताबिक। तो उसके लिए वो 2-3 मिनट का एक वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था, वो ज़रा चेक कर ले। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूँगा साइन 30 इज़ 1/2 दैट इज़ 0.5 and 980 multiplied with 1/2 and this way you get 490 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आप ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस में ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। एंड देन देयर इज अनदर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वंस अगेन अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, और उसमें कहा गया है कि 2 snooker balls each having same mass of 250 grams and they moving with same speed of 10 meters per second in opposite direction. They collide with each other. What is their momentum after the collision? अब दोनों masses हैं same 250 grams 250 ग्राम्स, उनकी वेलोसिटीज भी एक जैसी 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप इनका कोलिजन से पहले का मोमेंटम ज़रा देखें तो वो है P1 प्लस P2, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो 250, इसको मैं अगर किलोग्राम्स में करूं तो 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा, ये 0.250 हो जाएगा। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, मैं P1 की बात कर रहा हूं 10 के साथ, चूंकि वेलोसिटी मल्टीप्लाई विद मास आपको मोमेंटम मिलता है, तो P1 आपके पास ये हो जाएगा, दैट वुड बी 2.5 kg मीटर्स पर सेकेंड। अब P2 को अगर आप देखें तो उसका भी यही मोमेंटम बनता है 0.250 multiplied with 10 that is 2.5 kg meters per second। बट अगर आप यहां से देखें दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर हम इनको वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो उनका रिजल्ट जो है वो 0 आएगा। बिफोर कोलिजन तो उनका सम 0 है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम सेम रहता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है दैट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए में वो कहता है कि 2500 होगी, ऑप्शन बी में 2.5 kg मीटर पर सेकेंड नो, ऑप्शन सी 0। तो इनका फाइनल जो मोमेंटम है वो भी 0 होगा। मैं पूरे सिस्टम की मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। दो पार्टिकल्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन इनका मोमेंटम एक जैसा रहेगा। बिफोर कोलिजन आपने देख लिया 0 है। क्यों 0 है? दो एक जैसे मोमेंटम अपोजिट वेक्टर आपस में ऐड होकर 0 वेक्टर दे रहे हैं। And then there is a question about work and energy. Question number 5. Question number 5 में क्या कह रहा है? If by doubling a force on an object, the velocity of an object is doubled, the rate of work done is. पावर मांगा गया है, वो कहता है फोर्स भी डबल किया गया और वेलोसिटी भी डबल की गई। तो अगर फोर्स भी डबल हुआ तो नया पावर जो है वो क्या होगा? फोर्स 2F हो जाएगा, वेलोसिटी 2V हो जाएगी।
और आपके पास 4 टाइम्स FV यानी 4 टाइम्स इनिशियल पावर। वहाँ पे कहा गया है रेट ऑफ वर्क डन बताएं, तो रेट ऑफ वर्क डन पावर होता है और पावर की ये डिफिनीशन आपको मालूम होगी। सो न्यू पावर या न्यू रेट ऑफ वर्क इज 4 टाइम्स यानी क्वाड्रपल्ड, पहले की निस्बत 4 गुना बढ़ गया है। देन क्वेश्चन नंबर 6 इज वंस अगेन फ्रॉम वर्क एंड एनर्जी एंड उसमें पूछा गया है कि अ पेंडुलम हैज एम्पलीट्यूड ऑफ 5 सेंटीमीटर। इफ द टेंशन इन द थ्रेड इज 1 न्यूटन द वर्क डन इज। एक पेंडुलम है, टेंशन गिवन है 1 न्यूटन, इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बताया गया है 5 सेंटीमीटर है, बट वो क्या पूछ रहा है, इस टेंशन की वजह से वर्क डन। सो इट इज नॉट tension in the string does not perform any work. That is because displacement और force आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और हम जानते हैं कि वर्क होता है FD cos थीटा। सो F अगर 1 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट कोई भी हो, लेकिन अगर एंगल 90 डिग्री है तो डिस्प्लेसमेंट मुमकिन ही नहीं है ऐसे फोर्स की वजह से। दैट इज बिकॉज फोर्स कैन नॉट डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन। सो द वर्क डन इज 0। पेंडुलम के अंदर मौजूद टेंशन कोई वर्क डन नहीं करती उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। एंड देन देयर इज अ क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द एरिया अंडर द ग्राफ बिटवीन पावर एंड टाइम। अगर हम एक ग्राफ ड्रा करें पावर और टाइम के दरमियान तो उसका एरिया क्या देगा हमें। जाहिर है आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर पावर हो और यहाँ पे टाइम हो तो जिस तरह का भी कर्व हो, स्ट्रेट हो, ऐसे हो, जो भी हो, अगर आपने उसके नीचे का एरिया फाइंड करना है तो वो आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। सो इसका आसान तरीका ये है कि अगर आपने कोई भी रैंडम क्वांटिटीज आपको दी गई हो, उनको देखना है। अगर एरिया अंडर द ग्राफ होगा तो उस क्वांटिटी के यूनिट्स जो होंगे, जो एरिया से हमें मिलता है, वो यूनिट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल dv, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इस एक्सिस पे जो होता है, और यूनिट्स ऑफ दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इस तरह इसके यूनिट्स को इसके यूनिट्स से मल्टीप्लाई करें, आपको इस एरिया के यूनिट्स मिलेंगे, और जाहिर है टाइम और पावर के यूनिट्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें एनर्जी के यूनिट्स मिलते हैं, एंड दैट इज इन जाउल्स। सही है, तो ये जाउल्स में होगी। एनर्जी जो है, एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, वर्क को रिप्रेजेंट करेगा, एंड दैट इज इन जाउल्स। सो यहां पे अगर आप देखें कि चूंकि एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है तो पावर मल्टीप्लाइड विद टाइम, और ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि एनर्जी इज पावर मल्टीप्लाइड विद टाइम, या अगर ये नहीं जानते तो ये तो आप जानते हैं कि पावर इज एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, या एनर्जी जनरेटेड पर यूनिट टाइम, या वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो इस इज जूल पर सेकेंड। सो द एरिया अंडर द कर्व इज एनर्जी। एंड देन देयर इज क्वेश्चन नंबर 8। ज़ाहिर टेस्ट में आपको टाइम बचाना पड़ता है, लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, ऑप्शन सारे रीड किया करें। कभी कभी ऐसे होता है कि पहली ही ऑप्शन करेक्ट होती है, लेकिन पीछे ऑप्शन बी और सी में भी उसने करेक्ट वैल्यू दी होती हैं, और एंड में कह देता है कि जनाब ऑल ऑफ द अबव। तो इसलिए जल्दी न किया करें। हाँ, बेशक गैर ज़रूरी टाइम वेस्ट भी न करें, लेकिन ये है कि ऑप्शन सारे पढ़ लिया करें। Then question number 8, a force exerting
on a 10 kilogram mass increases its velocity from 2 meter per second to 5 meter per second. The work done is. एक फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है और वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। जब इसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। कितनी हो जाती है? वो कहता है कि वेलोसिटी हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब फोर्स लगा, वेलोसिटी में चेंज आई, वर्क डन हुआ। अब ये वर्क डन कितना होगा? काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम के मुताबिक W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जाहिर है मास गिवन है, दैट इज 10 किलोग्राम। यहाँ पे हाफ mvf स्क्वायर माइनस हाफ mvi स्क्वायर। तो हाफ m कॉमन है, सब में है, दोनों में। तो vf क्या है? 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस vi क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर। m जो है वो 10 है, सब्स्टिट्यूट कर लें तो इससे हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाता है और यहाँ पर 5 स्क्वायर 25 है और 2 स्क्वायर जो है दैट इज 4। सो ये आ जाता है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें सो इससे जो भी वैल्यू आती है वो फॉर एग्जांपल इससे आती है 21, सो इससे आ जाएगा 105 जॉल। अब आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में क्या गिवन है? ऑप्शंस में है 30 जॉल्स, 210 जॉल्स, 0 जॉल्स, नन। सो इसमें 105 नहीं है तो नन ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 9, इट्स वंस अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Question number 9. An insect is sitting on a blade of a ceiling fan at a distance of 1/4 meters from the axle. When the angular velocity of fan becomes 10 revolutions per second, the insect loses contact to the blade and moves tangent to its circular path with the velocity. Well, एक पंखा है और उस पंखे की एक ब्लेड पे कहीं रेडियस से एक्सल से जो है ये इस तरह का कोई पंखा है, ठीक है। इस ब्लेड पे यहाँ पे कोई कीड़ा बैठा है और उस तक का जो डिस्टेंस उसने बताया है दैट इज 1/4 मीटर, ठीक है। अब वो कहता है कि जैसे ही इस पंखे की स्पीड एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 10 रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड तक पहुंच जाती है तो ये जो इंसेक्ट है ये फ्लाई ऑफ हो जाता है। इस जो है अपनी पोजीशन को यहाँ पे बरकरार नहीं रख पाता, उसकी गिरफ्त देनी पड़ जाती है और वो टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ वो मूव करने लगता है स्ट्रेट लाइन में। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो इट्स वेरी सिंपल, इज जस्ट आस्किंग अबाउट द लीनियर वेलोसिटी दैट इज रिलेटेड टू द एंगुलर वेलोसिटी बाय दिस सिंपल रिलेशन। V is equal to R omega. Omega is given as a 10 revolution per second, but you have to change it to radian per second. So it's 2 pi divided by 2 pi radian per second, and here we have R that is equal to 1 divided by 4. So if you multiply all these values, you get ये 2 हो जाएगा, ये 1, 2 1s are 2, 5. So 5 pi जो है that is 5 pi meter per second. Velocity के units जो हैं that are meter per second, and this is the answer. So if you see option A is correct, 5 pi meters per second. And then question number 10 के if the orbital velocity, question number 10 में
if the orbital velocity of an object is increased by 20%, the percentage increase in the centripetal force would be. सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो आप जानते हैं, v स्क्वायर है। अगर ये दो चीज़ें कांस्टेंट रखी जाएं तो f इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अब वो कहता है कि वेलोसिटी में 20% इंक्रीज आई, तो नई जो वेलोसिटी होगी वो पुरानी वेलोसिटी का 20% होगी। v डैश वुड बी 20% उससे ज़्यादा होगी, यानी 120 उसके होगी, यानी 20% उसमें इंक्रीज आई, 20% ऑफ v प्लस ओरिजिनल वैल्यू ऑफ v। और इससे हमें क्या मिलता है, 20/100 मल्टीप्लाइड विद v प्लस v। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इससे हमारे पास 1.2v आ जाएगा। इस 1.2v का अगर आप स्क्वायर लें तो इससे क्या आ जाता है, 1.44v स्क्वायर। अब इसको अगर यहाँ पे लगाएं तो इसका मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी के अंदर 20% चेंज आती है, इंक्रीज आती है, तो उसके स्क्वायर के अंदर 44% इंक्रीज आ रही है। क्योंकि देखिए 20% से ये 1/2 बन गया था और इस तरह स्क्वायर लेने से ये 1.44 हो गया, तो इसमें 44% इंक्रीज आई है। इसलिए हम ये दावा कर सकते हैं कि चूंकि वेलोसिटी के स्क्वायर के अंदर 44% इंक्रीज आई होगी और फोर्स के फार्मूले में स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है, इसलिए पुरानी फोर्स जो है नई फोर्स जो है जो चेंज होने के बाद होगी वो पुरानी फोर्स का 1.44 टाइम होगी, या आप ये कह सकते हैं कि 44% ज़्यादा होगी उससे। सो फोर्स में इंक्रीज 44% होगी। अगर वो 20 के बजाय 30% कहता तो आप 1.3 का स्क्वायर लेते। इससे देखिए इस तरह तो आप सॉल्व करेंगे, इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। इसलिए एक बात याद रखें, अगर 20% इंक्रीज आई है तो डायरेक्ट इसको 1.2 करें, 10% इंक्रीज आई है 1.1 कर दे, 30% इंक्रीज आई है 1.3 कर ले, और फिर स्क्वायर के लिए उसका सिंपली स्क्वायर ले लें। अब 1.3 होता तो ये 1.69 आता, तो 69% इंक्रीज आती। और इसी तरह अगर कमी आती है, 20% कमी आती है, तो इसको 0.8 करें, 1 से 0.2 सब्ट्रैक्ट करें, तो इस तरह आपके लिए आसानी होगी इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। लेकिन जाहिर है अगर आपसे नहीं हो रहा तो उस पर टाइम वेस्ट न किया करें, इसको स्किप करें और बाद में सॉल्व करें जब आपके पास टाइम बच जाए। देन क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है, एक एक्सप्रेशन गिवन है A = r∝। लीनियर वेलोसिटी है एक, और इसको रिलेट किया गया है लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रिलेट किया गया है। क्या कहा है, इन द एक्सप्रेशन A = r∝। इस A के मुतालिक पूछा गया है कि ये कौन सी एक्सेलरेशन है। तो इसके मुतालिक ऑप्शन क्या है, ऑप्शन गिवन है कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, या एंगुलर एक्सेलरेशन है, या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये ना आर की डायरेक्शन में होगी ना अल्फा की डायरेक्शन में होगी। आप जानते हैं कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो है दैट इज एक्सियल अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग होती है। आर की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, तो सिर्फ एक डायरेक्शन बच जाती है कि न ये रेडियस के अलोंग हो, ना उस सरफेस के अलोंग हो जिसके गिर्द, ना उस एक्सिस के अलोंग हो जिसके गिर्द ये घूम रहा है, जो कि एंगुलर इसकी डायरेक्शन है अल्फा। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, टेंजेंशियल टू द सर्कल होगी। सो दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, किसी ऑब्जेक्ट की इस तरफ जाने की जो एक्सेलरेशन है, सो इट इज टेंजेंशियल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Then question number 12, the kinetic energy of simple harmonic oscillator is half of the total energy at a position x. ये जो क्वेश्चन है that is from waves and oscillation, और वहाँ पे वो कहता है कि एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है
और उसकी काइनेटिक एनर्जी किसी पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी का हाफ होती है। तो आप किसी हार्मोनिक ऑसिलेटर के मुतालिक ये जानते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये होती है, और उसकी टोटल एनर्जी के मुतालिक भी आप जानते हैं हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है। तो ये टोटल एनर्जी एक्स नॉट मेरा मतलब एम्पलीट्यूड है। तो अगर आप इन दोनों को, चूंकि गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पर इस टोटल एनर्जी का हाफ है, सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ई, और इस तरह ई की जगह अगर आप उसकी वैल्यू पुट करें, काइनेटिक एनर्जी की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, तो आपको क्या मिलता है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करें। अच्छा, अब हमारे पास एक साइड पर है एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक साइड पर है हाफ एक्स नॉट स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर लें, एक्स को मैं उधर ले जाता हूँ, एक्स स्क्वायर हाफ एक्स नॉट स्क्वायर को इधर लेके आ जाता हूँ, सो एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एक्स नॉट स्क्वायर, और इससे मुझे क्या मिलेगा, जाहिर है इससे मुझे मिलेगा हाफ एक्स नॉट स्क्वायर, और इस साइड पर एक्स स्क्वायर है। अगर दोनों का स्क्वायर रूट लिया जाए तो एक्स स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, अगर इसका मैं स्क्वायर रूट लूँ तो ये 2 के ऊपर स्क्वायर रूट बच जाएगा, एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द आंसर। सो ऑप्शंस में ये मौजूद है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 के द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड्स हैंड ऑफ अ क्लॉक, एक घड़ी है और उस घड़ी के सेकंड्स की सुई, उसकी आपने एंगुलर वेलोसिटी बतानी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एंड यू नो कि एक घड़ी की सेकंड्स की सुई जो है वो 60 सेकंड्स में 2 पाई रेडियंस कवर करती है। सो 2 पाई रेडियंस जो है वो 60 सेकंड में कवर करती है, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड, और इसको अगर आप सॉल्व करें तो इट इज पाई बाई 30 रेडियंस पर सेकंड। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, वन स्टेप। तो इस option D is correct, last option. And then question number 14 is about question number 14 क्या है, at point in a sound wave where the gas is maximally compressed the pressure is, जहाँ पर साउंड वेव है उसमें वो कहता है कि एक जगह पर प्रेशर जो है, कंप्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, तो प्रेशर वहाँ पर मैक्सिमम होता है। सो क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 15, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज मेजर्ड इन कराची टू बी 1 सेकंड, इट इज डैश 1 सेकंड इफ मेजर्ड इन मरी। मरी में कराची की निस्बत टाइम पीरियड ज़्यादा होगा या कम होगा, आप जानते हैं टाइम पीरियड का फार्मूला 2 पाई एल बाई जी। जी के साथ इन्वर्स रिलेशन है, मरी में चूंकि सतह समंदर से ऊपर जाते हैं इसलिए जी की वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए टाइम पीरियड बढ़ेगा। सो मरी के अंदर जो टाइम पीरियड है जो हम मेजर करेंगे वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द वन वी मेजर्ड इन कराची। सो क्वेश्चन नंबर 15 में आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ ग्रेटर देन 1 सेकेंड इफ़ मेजर्ड इन मरी। अगर कराची में वो 1 सेकेंड है तो मरी में 1 सेकेंड से ज़्यादा होगा, क्योंकि मरी में जी की वैल्यू कम होती है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 16, एक मशीन है दैट इज़ वर्किंग एट स्पेस स्टेशन ऑन मार्स, मरीख पे काम कर रही है और वहाँ अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट कर रही है। डियर स्टूडेंट, वो साउंड वेव्स जनरेट कर रही हैं, तो चूंकि साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं, वो अर्थ तक पहुँचने के लिए उसको मीडियम चाहिए होगा। मार्स से अर्थ के दरमियान कहीं पर
फ्री स्पेस आ जाता है, जिससे जो है मैकेनिकल वेव्स पास नहीं हो सकती, साउंड वेव, इसलिए डेटा बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसमें आप कह सकते हैं कि ये ज़मीन तक पहुंचेंगी ही नहीं। सो इट इज़ ऑप्शन डी, नन। देन क्वेश्चन नंबर 17, the minimum number of parameters required to specify the state of a thermodynamic system is। कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम है और उसका स्टेट डिफाइन करना है, तो इसमें कम से कम हमें उसके कितने पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, और ये है नंबर ऑफ मोल्स। तो इनमें से 3 मालूम हो तो हम उसका स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड देन क्वेश्चन नंबर 18, उसमें कहता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट कम होता है, वो जल्दी मटेरियल गर्म हो जाता है अगर उसका वॉल्यूम फिक्स रखा जाए, क्योंकि सारी हीट उसका टेम्परेचर बढ़ाने में यूज़ हो जाती है, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज़ हो जाती है। और मतलब वर्क डन तो हमने कंट्रोल किया हुआ होता है, क्योंकि हम कहते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो और जब अगर आप देखें कांस्टेंट प्रेशर पे ज़्यादा हीट चाहिए होती है, क्योंकि हमने वॉल्यूम फिक्स नहीं रखा, हमने प्रेशर फिक्स रखा है, तो वर्क डन हो सकता है। इसलिए एट कांस्टेंट प्रेशर जो है स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है? Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। इसमें जो डिफरेंस होता है दैट इज़ R, दैट इज़ गैस कांस्टेंट। इफ यू रीअरेंज दिस इक्वेशन, उसने CV के मुताबिक पूछा है या Cp के मुताबिक। अच्छा, 18 में उसने कहा कि Cv क्या होगा, Cv को उधर ले जाए, Cp माइनस R इज इक्वल टू CV। सो देयर इज नो ऑप्शन लाइक Cp माइनस R। सो ऑप्शन D, none। Once again in question number 18, the correct option is D, that is none. No correct option is given. And then in question number 19, an electron is thrown in the direction of electric field lines. The dash of electron will increase with time. अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन है और आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको किसी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फेंक रहे हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। लेकिन अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, तो चूंकि वो नेगेटिव टर्मिनल के करीब जाएगा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाएगी, और जैसे ही ये रुकेगा ये वापस आना शुरू कर देगा, बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल एनर्जी जो उसमें स्टोर हो जाएगी। सो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड देन क्वेश्चन नंबर 100, a dipole of two equal and opposite charges of magnitude q separated by distance d is placed in a closed Gaussian surface. The total electric flux through the closed Gaussian surface is। एक डाइपोल को अगर आप किसी Gaussian surface में रखते हैं, एक इमेजिनरी surface के अंदर रखते हैं, तो उसकी वजह से वो कहता है कि फ्लक्स कितना पैदा होगा। So the answer is 0. That is because टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस, ये गॉस लॉ है कि फ्लक्स वुड बी द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। व्हेन वी ऐड दीज टू चार्जेस, इट इज Q and minus Q. If we add them, we get 0. So there is no flux. फील्ड लाइंस जहाँ से मर्ज होती हैं, अगर निकलेंगी भी तो दोबारा फिर इसी फील्ड के अंदर आएंगी, तो फ्लक्स लीविंग और एंटरिंग दोनों वंस अगेन इक्वल हो जाएंगी। नेट फ्लक्स, total flux would be 0. So क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गए हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, क्योंकि लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। आप वैसे भी बोर हो चुके होंगे, तो एक चाय का कप पिए और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस में। थैंक यू।